साल 2025 आ ही चुका है, तो अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें अपनी वेबसाइट को गूगल के अलावा दूसरे जो चैट बोट्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी सर्च, यानी कि जो चैट बोट्स के सर्च इंजन हैं, क्लाउड हो गया या फिर परप्लेक्सिटी हो गया, क्या इन पर भी हम अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं या नहीं। रैंकिंग से पहले हमें इंडेक्सिंग और क्रोलिंग की चिंता करनी होगी। वेबसाइट की स्पीड और सिक्योरिटी, ये सब चीजें जो है टेक्निकल एसईओ का पार्ट हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन से वो टेक्निकल एसईओ फैक्टर्स हैं जो आपको साल 2025 में ध्यान में रखने चाहिए, और जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जो है अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली चला पाएंगे। क्योंकि अभी जो है सर्च के थ्रू वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना काफी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अगर आप टेक्निकल एसईओ अपना स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक जो है बना रहेगा, या फिर आप इजीली रिकवर कर सकते हैं अगर पिछली अपडेट्स में आपका ट्रैफिक कम भी हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एलएलएम पोर्ट्स की। देखिए यहाँ पर आपको अब ये डिसाइड करना ही होगा कि क्या आप चैट जीपीटी सर्च हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया या क्लाउड हो गया, इनके अंदर अपनी वेबसाइट को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। देखिए ये जरूर कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी अगर सितंबर तक की बात करें तो चैट जीपीटी के पास सिर्फ 3.7% ऑफ गूगल ट्रैफिक था। और अगर गूगल के ट्रैफिक की बात करें तो गूगल का ट्रैफिक 82 बिलियन विजिट्स है, यानी कि बहुत ज्यादा। अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि चैट जीपीटी ने काफी मार्केट कवर कर ली है या कुछ। अभी भी गूगल के पास बहुत ज्यादा हिस्सा सर्च का पड़ा हुआ है। हालांकि ये जो मैंने विजिट्स बताई हैं ये सिर्फ सर्च की नहीं है, दूसरे फैक्टर्स के थ्रू भी गूगल पर विजिट आ रही है, वो सब मिलाकर हैं। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आगे आने वाला दौर चैट जीपीटी का होने वाला है, या फिर सभी का सभी मतलब ट्रैफिक जो है वो एआई बोट्स ले जाने वाले हैं, तो गूगल के पास कुछ रहेगा नहीं। तो फिलहाल ऐसा नहीं है, मतलब 2 साल लगभग हो चुके हैं चैट जीपीटी को आए, और अभी भी गूगल के पास आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम सब कुछ है। गूगल, यूट्यूब हो गया, तो इसने काफी मार्केट को अभी भी कवर करके रखा हुआ है। बट हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि आगे आने वाले टाइम में चैट जीपीटी या दूसरे जो चैटबॉट्स हैं या ये टूल्स हैं वो ज़्यादा और पॉपुलर हो जाएं और आपको अब ट्रैफिक लेने के लिए उन पर भी डिपेंडेंट रहना पड़े। तो अगर आप उनको भी अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि उनके जो बोट्स हैं, क्रोलिंग के बोट्स हैं, वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर पाएं। अब क्रोलिंग के बोट्स का पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको यहाँ पर 2 या 3 के चैटबॉट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं ओपन एआई की बात करूँ तो ओपन एआई का OAI सर्च बोट है, और चैट जीपीटी यूजर है, जीपीटी बोट है। तो ये 3 ओपन एआई के बोट्स हैं। तो इसके अंदर एक जो है गूगल अपना चैट जीपीटी का सर्च का जो इंडेक्सिंग का है उसके लिए है। कुछ जो है 1 या 2 इसके अंदर जो है वो चैट जीपीटी पे जो डेटा आता है, मतलब एआई टूल है, उसके लिए है। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें OAI सर्च बोट इज फॉर सर्च, ये सर्च के लिए है, ठीक है। और दूसरा जो है चैट जीपीटी यूजर, ये जो है यूजर आस्क समथिंग ऑन चैट जीपीटी, तो उसका जो आंसर देता है, यानी कि ये जो चैट जीपीटी जो डायरेक्ट आंसर आते हैं उसके लिए है। और ये जनरेटिव एआई फाउंडेशन मॉडल है। तो मतलब आपको यहाँ पर ये इसको आप देख लीजिएगा, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस चीज को यूज करना है। अगर आपको सिर्फ इंडेक्सिंग करनी है तो आप OAI सर्च बोट को यूज कर सकते हैं। अगर आपको चैट जीपीटी की आंसर्स में भी अपना डेटा दिखाना है तो आप दूसरे जो चैट जीपीटी यूजर, चैट जीपीटी बोट, जीपीटी बोट, इनका भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से परप्लेक्सिटी ने भी अपने चैटबॉट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज पर दी हुई है। तो कहने का मतलब है कि अभी इसको आप सेट कहाँ करेंगे, आप इसको सेट करते हैं अपनी robot.txt फाइल में। अगर आपको इसको ब्लॉक करना है तो आपको वहां पर डिसअलाउ लिखकर इस बोट का, चैटबॉट का नाम एंटर कर देना है, और अगर आप इसको अलाउ करना है तो बाय डिफॉल्ट ये अलाउ ही होने वाला है। तो यहाँ पर यानी कि हमको ये डिसाइड करना होगा कि क्या हम इनको अलाउ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में इन पर से भी हम ट्रैफिक ले सकते हैं, तो किसी को भी हमें डिसअलाउ या नहीं करना चाहिए। हालांकि काफी सारे ऐसे लॉसूट्स हैं जो इन कंपनीज पर चल रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें क्लाउड की, तो उसके ऊपर पहले से 2 बड़े पब्लिशर्स ने लॉसूट फाइल कर रखे हैं कि आप किस तरह से हमारे डेटा को अपने जो एआई के अंदर दिखा रहे हैं।
तो वो चल रहे हैं, उनका क्या आगे आंसर होगा, क्या सोल्यूशन होगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए कंटेंट क्रिएटर्स तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट उनके लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब जब एआई ने सब डाटा को आपके ले लिया, तो फिर वो जब भी कोई यूजर सर्च कर रहा है तो उसको वो आंसर दे देता है। तो हम लोग छोटे पब्लिशर्स जो हैं वो गूगल पे डिपेंडेंट हैं, बट ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनको इस चीज की जरूरत नहीं है, वो गूगल की या चैट जीपीटी किसी की जरूरत नहीं है। उनका ब्रांड नेम ही इतना बड़ा है कि लोग डायरेक्टली उन वेबसाइट्स पे जाते हैं। बट उनका डेटा अगर उन लोगों को चैट जीपीटी या फिर क्लाउड या फिर परप्लेक्सिटी पे मिल जाता है तो लोग वहां पे नहीं जाएंगे। तो इसीलिए उन लोगों ने इन कंपनीज के खिलाफ काफी सारे लॉसूट फाइल करके रखे हुए हैं। पर आगे होने क्या वाला है इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसीलिए एज ऑफ नाउ हम इनको अलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है टेक्निकल एसईओ के अंदर वो है इंडेक्सिंग एंड क्रोलिंग। ये दोनों चीजें आज के टाइम पे रैंकिंग से भी बड़ी हो गई हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है, पिछले काफी टाइम से लोगों की जो पेजेस हैं वो इंडेक्स ही नहीं हो रहे हैं। और अगर आपको 2025 में सरवाइव करना है तो आपको अपनी वेबसाइट को इस तरह से बनाना होगा कि आपकी वेबसाइट पर गूगल के क्रोलर आए और क्रोल करें इजीली और उसको इंडेक्स भी करें। हर वेबसाइट के लिए क्रोलिंग का बजट लिमिटेड होता है और गूगल आगे एक तरह से क्रोलिंग को कम ही करता जा रहा है, इसीलिए वेबसाइट जो है इंडेक्स ही नहीं हो पा रही हैं। तो इंडेक्सिंग को इंश्योर करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपके पास डुप्लीकेट ओजी नहीं होने चाहिए। डुप्लीकेट ओजी में टैग्स हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ओपन ग्राफ टैग की बात कर रहा हूं, मतलब मेटा के अंदर कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको आपकी अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है और उसके अंदर आपने कुछ प्लगइन्स को डिसेबल कर दिया है बट डिलीट नहीं किया, यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया बट डिलीट नहीं किया है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनको डिलीट कर दें। नेक्स्ट है इसके अंदर डुप्लीकेट टैग मैनेजर इंस्टॉलेशन। तो आपको डुप्लीकेट टैग्स को अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं रखना है, ये चीज भी आपने इंश्योर करनी है। और इसके बाद आपको अपनी इमेजेस का जो साइज है वो कम रखना है। कई बार क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट को टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं बट हमारी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है। अगर साइज बड़ा होगा तो पेज की स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाने वाली है। इसके बाद है डेप्रिशिएटेड या फिर डुप्लीकेट टैग्स इन टैग मैनेजर। तो अगर आपने टैग मैनेजर में आपके पास कुछ ऐसे टैग है जिनका कोई यूज ही नहीं है या फिर डुप्लीकेट टैग आप यूज कर रहे हैं टैग मैनेजर में, तो उनको आपने वहां से डिलीट कर देना है। इसके बाद है HTML और CSS कंप्लायंस, यानी कि जो वर्ल्ड मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट पर जो भी इनकी एक तरह से इनके लिए जो रूल्स अप्लाई हैं उनको आपने इंश्योर करना है कि HTML और CSS आपकी उसी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। साथ ही आपकी अगर पेजेस या पोस्ट कुछ ड्राफ्ट के अंदर कुछ चीजें पड़ी हैं तो वो भी आपने अपनी वेबसाइट से हटानी है। यानी कि आपको इंश्योर करना है कि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा जो है बर्डन ना हो, क्रोलिंग इजी हो। तो ये आप कर सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग और क्रोलिंग को बेटर करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके पेज का स्पीड। देखिए जैसे जैसे आगे जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो उसके साथ साथ HTML और CSS के जो उसके अंदर भी एवोल्यूशन हो रही है। तो अभी तक हम लोग क्या यूज करते थे HTML और CSS के लिए, हम लोग मान लीजिए किसी प्लगइन का यूज करते हैं। अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं, कैशे प्लगइन वगैरह, तो इसके अंदर भी अब जो है नई चीजें आने लगी हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो प्री रेंडरिंग एक चीज आ गई है। प्री रेंडरिंग का मतलब है जैसे आपको गूगल को हिंट देना है कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे है तो वो आगे नेक्स्ट क्या विजिट करने वाला है। तो जब आप हिंट दे देंगे तो गूगल क्या करेगा, उस पेज को बैकएंड में पहले से लोड करके रख लेगा, जिसको हम प्री लोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आपको करनी है वो है कंटेंट विजिबिलिटी। तो ये जो है ना, ये लेजी लोडिंग ही है, बट यहां पर ये लेजी लोडिंग इमेजेस और आपका कंटेंट जो आपने टेक्स्ट लिखा है उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि पूरा का पूरा ब्लॉग की कंटेंट विजिबिलिटी, ये हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल है, आप खुद से इसको नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपके पास डेवलपर हैं या फिर कुछ प्लगइन्स को अगर आप थोड़ा स्टडी करते हैं तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कंटेंट विजिबिलिटी और ये सब चीजें भी आपकी आप जो है इजीली इंप्लीमेंट कर पाएं। बट अगर आपके पास डेवलपर है तो आप इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल है
बट मुझे आपको बताना था कि आगे क्या क्या इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही हैं। तो प्री लोडिंग और कंटेंट विजिबिलिटी ये दो चीज़ें हैं जो आप HTML CSS को जो बेटर करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है टेक्निकल एसईओ में वो है ओल्ड 301 रीडायरेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए गूगल यहां पर खुद ये कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे 301 रीडायरेक्ट्स हैं तो आपको एटलीस्ट 1 साल के लिए उनको रखना चाहिए और 1 साल के बाद आप उनको हटा सकते हैं। 1 साल के लिए रखने का क्या मतलब है? मान लीजिए आपने किसी पेज का URL चेंज किया या आपका कोई पेज आपने डिलीट कर दिया, तो पहला काम आपको क्या करना है? आपको उस पेज को कहीं और रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट तभी करिएगा जब वो पेज रेलेवेंट हो। उसके बाद रीडायरेक्ट तो कर दिया, उसके बाद उसके जितने भी रेफरेंसेस हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, मतलब आपकी वेबसाइट पे कहीं आपने वो लिंक रखा हुआ है तो उसको हटाइए। एक्सटर्नली कहीं से वो लिंक आ रहा है तो वहां से भी आप उसको हटाइए। और ये सब करने के बाद कम से कम 1 साल तक इसको रीडायरेक्ट को रखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपकी वेबसाइट बड़ी होती जा रही है तो उस पर बहुत ज्यादा रीडायरेक्ट हो सकते हैं टाइम के साथ। तो 1 साल तक रखने के बाद फिर आप उनको हटा सकते हैं। तब तक गूगल को पता चल जाता है कि हाँ ये पेज वहां जा रहा है। अगर आप नहीं हटाते हैं तो क्या होता है कि जितने ज्यादा रीडायरेक्ट होंगे गूगल के क्रॉलर्स पहले उस पुराने पेज पे जाएंगे फिर उस नए पेज पे जाएंगे, तो वो एक काइंड ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। तो ये गूगल की खुद की रिकमेंडेशन है कि आप कम से कम 1 साल रखिए, एटलीस्ट 1 साल रखिए। ज्यादा रख सकते हैं अगर ज्यादा यूआरएल्स नहीं है, रीडायरेक्ट नहीं है, बट उसके बाद आप उसको हटा भी सकते हैं। और या रेफरेंसेस तो आपको हटाने ही है। नेक्स्ट इसके अंदर आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो है स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है? देखिए हम अपनी वेबसाइट को अब ना सिर्फ गूगल बल्कि जो LLMs हैं या फिर AI ओवरव्यूज हैं उनके लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो जब आप अपनी वेबसाइट पे स्ट्रक्चर्ड डेटा रखें तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि HTML टैग जो भी आप यूज कर रहे हैं उनको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में यूज करिए। जैसे H1 हेडिंग्स के लिए आप H1 से H6 यूज कर सकते हैं। टेबल के लिए हम टेबल टैग का यूज कर सकते हैं। लिंक के लिए हम ahref यूज करते हैं। तो यहाँ पर गूगल की रिकमेंडेशन है कि लिंक के लिए आप ahref यूज करें, बटन्स का यूज ना करें। बटन्स पे आप डायरेक्टली लिंक ना लगाएं बल्कि ahref फॉर्मेट ही यूज करें। इसके बाद ब्लॉक कोड और वीडियोस के लिए आप रिच मार्कअप जो है HTML यूज कर सकते हैं। तो इनको यूज करने से जो है मतलब एक स्ट्रक्चर डाटा और एनहांस होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर वो है कंसोलिडेट कंटेंट। अब कंसोलिडेट कंटेंट का मतलब क्या है? हालांकि ये टेक्निकल का पार्ट नहीं है, बट काइंड ऑफ टेक्निकल का पार्ट इसलिए भी है क्योंकि इसका मतलब क्या है? देखिए पहले ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास 3-4 ऐसे पेजेस हैं जिन पर सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट है, या फिर आपने एक कंटेंट 2017 में लिखा, एक 20 में लिखा, एक 22 में लिखा, तो ईयर वाइज आपने उसको अलग अलग कर दिया। बट अभी के लिए आपको क्या करना है? आपको उस कंटेंट को मर्ज करके एक ही पेज बना देना है, अलग अलग जगह पर उस पर नहीं जाना है। क्योंकि गूगल इसके अंदर क्या करता है, गूगल ईयर पे नहीं जाता, वो कीवर्ड पे भी अब नहीं जाता, वो इस चीज पे जाता है कि क्या आपका वो पेज यूजर की क्वेरी का आंसर कर रहा है या नहीं कर रहा। और इससे कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाता है, यानी कि आपके दो पेजेस आपस में कंपीट नहीं करते हैं। तो कीवर्ड को कंटेंट को आपने कंसोलिडेट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है वो है इंटरनल लिंक्स। तो इंटरनल लिंक्स को आपने एनालाइज करना है। एक तो आपकी वेबसाइट पे ऑर्फन पेजेस नहीं होने चाहिए। ऑर्फन पेजेस का मतलब है कोई ऐसा पेज नहीं होना चाहिए जिसको कहीं ना कहीं से आपने लिंक ना करके रखा हो। तो वो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, स्क्रीमिंग प्रो यूज कर सकते हैं या फिर एरफ का टूल यूज कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वो पेजेस हैं जिन पे कोई भी इंटरनल लिंक नहीं है। और साथ ही इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको ब्रोकन लिंक्स को भी एनालाइज करना है। अगर आपकी वेबसाइट पे ब्रोकन लिंक्स हैं तो उनको भी आपने रिमूव करना है। तो ये कुछ टेक्निकल एसईओ की रिकमेंडेशन थी साल 2025 के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और यहाँ पर जैसे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि हमें इसमें प्रैक्टिकली कुछ चाहिए था, तो देखिए हर चीज़ का प्रैक्टिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने बात कर रखी। जैसे कि अगर मैं इमेज के साइज की बात करूँ तो उसके लिए हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हमने इमेज साइज पर एक वीडियो बना कर रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कि चैटबॉट्स के लिए अपनी जो वेबसाइट को किस तरह से आप वो कर सकते हैं robot.txt फाइल में, तो robot.txt फाइल के ऊपर तो एक मतलब पूरी सीरीज काइंड ही है। गूगल सर्च कंसोल में हमने robot.txt पे कवर किया हुआ है।
साथ ही मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि जब ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी सर्च लॉन्च किया था तो वहां पर उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से ऐड करना है, तो वो मैंने कवर ऑलरेडी किया था। हाँ, कुछ चीजें इसके अंदर हैं जो हो सकता है हमने कवर ना की हो, बट कोशिश यही रहती है कि आगे आने वाले वीडियोस में भी उन चीजों को कवर किया जाए। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।